नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। लखनऊ कैंट में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ कैंट वो सीट है जहां पर इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है। लखनऊ कैंट वो सीट है जो इस समय वीवीआईपी सीट मानी जा रही है। लखनऊ कैंट वो सीट है जहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति के द्वार खुलते चले आते हैं। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट के लिए बीजेपी के अंदर जमकर खींचतान हो रही है। कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए खूब जोर लगा रही हैं। उन्होंने तो बेटे के लिए यहां तक कि टिकट दिलाने के लिए अपनी संसदीय छोड़ने तक की पेशकश कर डाली। वहीं एक नाम मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का भी चल रहा है। अपर्णा के समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है और हो सकता हो कुछ ही देर में वो भगवामय हो जाएं, यानी कि बीजेपी की सदस्यता ले लें और इस सीट पर किसी वीवीआईपी को पैराशूट प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलें तेजी पर हैं। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी कैंट से अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही हैं, तो वहीं परिवारवाद का आरोप ना लगे इसके लिए खुद सक्रिय राजनीति से संन्यास तक लेने को तैयार हो गई हैं। उन्होंने बाकायदा आलाकमान को भी पत्र लिखा है और सूत्रों के मुताबिक पत्र में उन्होंने मयंक जोशी के मल्टीनेशनल कंपनी को नौकरी से त्याग देकर साल 2019 में लखनऊ आने और बीजेपी संगठन के लिए किए गए कामों को पूरी तरीके से चर्चा की सूची भेजी है। तो वहीं इस सीट पर डॉक्टर रीता का अच्छा प्रभाव माना जाता है। उन्होंने सीट पर कांग्रेस से टिकट पर साल 2012 में सुरेश तिवारी को करीब 22,000 वोटों से हराया था। फिर साल 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और सपा के प्रत्याशी अपर्णा यादव को 34,000 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद से जीत दर्ज की तो ये सीट खाली हो गई और उसके बाद उपचुनाव में बीजेपी के सुरेश तिवारी ने यहां से जीत हासिल की है। तो लखनऊ कैंट इस समय बात की जाए लखनऊ कैंट की, तो लखनऊ कैंट इस समय बिल्कुल हॉट सीट मानी जा रही है और हॉट सीट के चलते यहां से हर प्रत्याशी अपनी सीट की दावेदारी पेश करता है। तो अब छोटी बहू यादव परिवार की अपर्णा यादव अपनी पार्टी से यानी कि समाजवादी पार्टी से बगावत करके और अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी में शामिल होंगी और हो सकता हो उनको लखनऊ कैंट से प्रत्याशी बीजेपी घोषित कर दे और पैराशूट प्रत्याशी की तरह यहां एंट्री हो। तो ये बड़ी सेंधमारी भी बीजेपी की देखने को मिल रही है। लगातार उनके जिस तरीके से पहले भी बीजेपी के साथ करीबियां थी, जिस तरीके से पीएम मोदी की तारीफ करते हुए वो नजर आई थी और साथ ही सीएम योगी की भी तारीफ करते हुए नजर आई थी। हालांकि अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। तो वहीं अखिलेश के चचा शिवपाल यादव ने भी उन पर एक तंज कसा था और कहा था कि मुझे लगता है कि अपर्णा को अभी समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए। तब बीजेपी की एक बड़ी सेंधमारी जिसकी बीजेपी लगातार कर रही थी तैयारी, अब यही वो बड़ी सेंधमारी। तो आज ये बड़ा ऐलान हो सकता है और बीजेपी की बड़ी सेंधमारी आज देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से अपर्णा यादव बगावती तेवरों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और बीजेपी इसको बड़ी सेंधमारी, हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी बड़ी सेंधमारी की है और सेंधमारी के चलते कई बीजेपी के मंत्री और विधायक अपने खेमे में कर लिए। तो अब कह सकते हैं कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। तो वही बात सामने आई है कि हम तो तुम्हारे गढ़ में आकर तुम्ही को चुनौती देंगे। तो जिस तरीके से अभी फिलहाल टिकट के लिए समाजवादी पार्टी का एक और विकेट गिर सकता है,
अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कल ही क्लियर कर दिया था कि आज वो बीजेपी की सदस्यता ले सकती हैं और साथ में आज बीजेपी की सदस्यता दिलाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मौजूद रहेंगे उनके साथ। और अपर्णा यादव छोटी बहू मुलायम परिवार की भगवा में ही हो जाएंगी। तो जिस तरीके से एक बड़ा सेंधमारी हमें देखने को मिल रही है, सियासत में कहते हैं सब कुछ जायज है। परिवार के लिए, राजनीति के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार है। एक तरफ रीता बहुगुणा जोशी की बात कर ले तो वो अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी सांसदी तक छोड़ने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम परिवार की जो बहू है अपर्णा यादव, वो अपनी पारिवारिक पार्टी तक छोड़ने को तैयार हैं विधायकी के लिए। तो ये दो अलग अलग चीजें देखने को मिली हैं। किसी के लिए परिवार बड़ा है तो किसी के लिए सत्ता बड़ी है, किसी के लिए मंत्री बनना बड़ा है, किसी के लिए पार्टी बदलना बड़ा है, परिवार बदलना नहीं। तो लखनऊ कैंट जो विधानसभा सीट है वो इस समय हॉट सीट बनी हुई है और इस सीट पर आखिर बीजेपी के ऊपर कशमकश है क्या कि किसको यहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा। क्या मुलायम परिवार की छोटी बहू जो बगावत करके आई हैं अपर्णा यादव, उनको टिकट मिलेगा या डिप्टी सीएम तो फिलहाल जिस तरीके से बड़ी सेंधमारी बीजेपी की देखने को मिली है कि 100 सुनार की तो एक लोहार की भी देखने को मिली है। तमाम मंत्री, तमाम विधायक बीजेपी के खेमे से टूटकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो अब ये बड़ी सेंधमारी, और सेंधमारी भी क्यों ना हो, लखनऊ कैंट आखिर वो सीट है जहां से अपर्णा यादव पिछली बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनकर उभरी थी और लेकिन रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी और हार भी गई थी अपर्णा यादव। लेकिन जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि अब उसी सीट पर पैराशूट प्रत्याशी बनकर उभरेंगी अपर्णा यादव या फिर वहां से केशव प्रसाद, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को टिकट दिया जाएगा या रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को टिकट दिया जाएगा। तो फिलहाल आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इन तीनों का परिचय करा देते हैं आपसे। हमारे साथ आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, तमाम मुद्दों पर ये जानकार हैं। देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। हमारे साथ प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये बड़ा ऐलान होने को है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आरबी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से कोई परिवार के लिए राजनीति से त्याग करने को तैयार है और कोई राजनीति के लिए परिवार से त्याग करने को तैयार है। राजनीति में जो एक शुचिता होती थी वो शुचिता खत्म। राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ। व्यवसाय की तरह से आप देखेंगे एक सीट के लिए उधर रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे को चाहती हैं, दिनेश शर्मा। तो कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो पार्टी की अपनी सीटें होती हैं। तो दिल्ली कैंट को सुरक्षित सीट इसलिए माना जाता है कि बीजेपी यहाँ पर एक अच्छी और मजबूत स्थिति में है, इसीलिए वहाँ दिनेश शर्मा भी चाहते हैं कि सुरक्षित सीट है और जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो वो चाहते हैं कि भी उन्हें वहां से उतारा जाए। उधर रीता बहुगुणा जोशी हैं, वो चाहती हैं कि भी अपने परिवार में और आगे राजनीति में किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो वो इसलिए अपने
अपने बेटे के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, हर राजनीतिक परिवार अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और इस तरह की कोशिश करता है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो आम कार्यकर्ता है, देखिए मानिए लखनऊ कैंट की बात, तो बहुत सारे कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता हैं जो इस उम्मीद में लगे रहते हैं कि शायद पार्टी हमको भी एक मौका देगी। जब इस तरीके से चुनिंदा लोग जो राजनीति में हैं और बड़े पदों पर हैं या विधायक या एमपी हैं, उनके बच्चे, उनका परिवार और वही लोग अगर अपनों को ही लड़ाते रहेंगे मान लीजिए दिनेश शर्मा जी को लड़ाया जाता है, तब भी कार्यकर्ता वहां पर। और देखिए, सीट को मजबूत कौन बनाता है, सीट को सुरक्षित कौन बनाता है? ये वही कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता होता है जो रात दिन मेहनत करता है, पोस्टर लगाता है, नारे लगाता है, झंडे उठाता है, और जब टिकट की बारी आती है, इलेक्शन लड़ने की बारी आती है, तो वो कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाता है और पार्टियां उसको तवज्जो न देके जो सुरक्षित सीटें होती हैं, जो मजबूत सीटें होती हैं, जहाँ जीत की गुंजाइश ज्यादा होती है, वहाँ उन नेताओं को ही टिकट लगा देकर और इलेक्शन लड़ा देते हैं। तो सोचने के लिए कि हर पार्टी का अपना एक कहीं ना कहीं जुडिक्शन है। बीजेपी का अपना जुडिक्शन है कि वो किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, पार्टी आला कमान तय करेगी। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, जमीनी कार्यकर्ता की जो दावेदारी है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। रहा टूट का है, अपर्णा यादव ठीक है बीजेपी में आएंगी, और समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारे लोगों को लिया है। तो ये क्या है, ये किसी विचारधारा के प्रति लगाव नहीं है। मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ कि आप किसी विचारधारा के थ्रू वहां जा रहे हैं। अवसरवादिता है, ये अवसरवादिता है। चाहे वो बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, समाजवादी पार्टी से मान लीजिए बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है, तो वो अवसर की तलाश कर रहा है कि मेरा भला कहाँ हो सकता है, मैं वहां जाऊंगा। और महत्वाकांक्षा में कई बार नुकसान भी होते हैं। आपने देखा होगा चंद्रशेखर जी लगे रहे कि भी कांग्रेस के लिए टाई अप कर लें, नहीं अब समाजवादी पार्टी से कर लें, और आखिर में क्या रहा कि वो अकेला रहना पड़ा हो। तो राजनीति है, और राजनीति का जब व्यवसायीकरण होगा तो उसमें नफा नुकसान बहुत ज्यादा देखा जाता है। यानी मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ तू, जो भी है वो अपना देखता है कि मुझे कहाँ फायदा है। तो ये फायदे के लिए जब राजनीति होने लगी, राजनीति का व्यवसायीकरण हो जाएगा, तो बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। न कोई नैतिकता। एक चीज और भी है कि यहाँ से लगभग 4 दावेदार सामने आए हैं, 4 दावेदार सामने आए हैं बीजेपी से ही। अगर हम बात कर ले अपर्णा यादव की, तो वो भी बीजेपी में शामिल होने के बाद इसी सीट से मांग कर रही, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने यहीं से चुनाव लड़ा था सपा की सीट पर। और अब 4 दावेदार, उसमें हम मयंक जोशी की बात कर लें, या हम इनकी बात कर लें अपर्णा यादव की, या हम बात कर लें रेशु भाटिया की, या दिनेश शर्मा की बात कर लें, तो 4 प्रबल दावेदार हैं, कोई किसी से कम नहीं माना जा रहा है। लेकिन अगर इनमें से किसी को भी टिकट दे दिया गया तो बगावत भी देखने को मिल सकती है बीजेपी में, क्योंकि अगर अपर्णा यादव को टिकट मिल गया तो डिप्टी सीएम जो है दिनेश शर्मा वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी और को टिकट मिल गया अपर्णा यादव के अलावा, तो अपर्णा यादव की तो अपने परिवार से भी वो गई और बीजेपी से भी वो गई और फिर वो विधायकी से भी गई। पहली बात ये सोचनी पड़ेगी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्यों है हॉट सीट, क्यों सारे लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी सीट से लड़ा जाए। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि यहाँ जीत की उम्मीद ज्यादा है, यहाँ जीत की गारंटी ज्यादा लगती है कि हम इस सीट से लड़ेंगे तो जीत हमारी पक्की है। और इसीलिए चाहे वो दिनेश शर्मा है, अपर्णा यादव है, या रीता बहुगुणा जोशी है, जो भी है वो ये चाहता है कि जीत मेरी पक्की है, इस सीट से इलेक्शन के टिकट मुझे मिले और इस सीट से लड़ूं तो जीत के मैं विधानसभा पहुंच जाऊंगा। इसलिए सभी जीत कर रहे हैं। 2 मेहमान और हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नगेंद्र यादव जी मौजूद हैं और बीजेपी से हमारे साथ देशबंधु दीक्षित जी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा नगेंद्र यादव जी, जिस तरीके से 100 सुनार की तो 1 लुहार की भी मानी जाती है,
तो एक जो लुहार की है वो सीधे सीधे मुलायम परिवार पर सेंधमारी बहुत बड़ी मानी जाती है। किस तरीके से आप ले रहे हैं? एक तो मैं एंकर महोदय निवेदन करूंगा, मेरा पूरा नाम नगेंद्र सिंह है जी, माफी चाहूंगा इसके जी। जी कोई बात नहीं। तो मैं आज की जो चर्चा का विषय है उस संबंध में कहूंगा कि जो अर्पणा जी को लेकर आपने मुझसे प्रश्न किया है, जब तक आधिकारिक रूप से वो किस दल में है या किस दल में नहीं है ये स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से आकर नहीं कह देती है तो उस पर तो टिप्पणी जभी की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक कैंट सीट की बात कह रहे हैं तो हम उसको समाजवादी पार्टी की दृष्टि से देखते हैं और हम वहाँ से मजबूत कैंडिडेट देंगे। वो कैंडिडेट कौन होगा, इसके लिए हमारी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके नेतृत्व में जो संसदीय बोर्ड है वो फैसला। हम पूरी तरह से पिछली बार भी हमारी पार्टी ने उस सीट से अर्पणा जी को चुनाव लड़ाया था। ये बात है कि जनता ने हमारी पार्टी को स्वीकार नहीं किया, उनको पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके लिए अभी हमें 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा और विधिवत रूप से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से कैंट लखनऊ की कैंट विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और विश्वास हम ये करते हैं कि हम वहाँ जीत मिलेगी। तो आपके जो बातें हैं इनसे सीधी सीधी एक बू सी आ रही है कि समाजवादी पार्टी का एक ही लक्ष्य है, कैसे भी हम सत्ता हासिल करें, कैसे भी हम कुछ भी करके सत्ता हासिल करें। क्योंकि जिस तरीके से एक हिस्ट्री सीटर को आपकी पार्टी ने टिकट दिया है, इससे क्या साफ मंशा जाहिर होती है समाजवादी पार्टी की? ऐसा नहीं है। पूरी तरह से बहुत पैरामीटर होते हैं जिनको भी या ये सीट हो या दूसरी सीट हो, जो अब तक हमारी पार्टी और हमारी सहयोगी दलों के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में आए हैं। हमने तमाम उन पैरामीटरों पर, उन प्रस्तुतियों पर उनको देखा है और जो ठीक समझा है मतलब सामूहिक रूप से उसको हमने मैदान में उतारा है। जहाँ तक प्रश्न अभी जो आपने किया है उसका पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को भी दिया जाएगा और जो नियम है वो बताया जाएगा और जनता के सामने सारी बातें साफ है और ये फैसला अंतोगत्वा जनता ही करती है हराने का और जिताने का। आपके 2 प्रत्याशी जो हैं वो जेल से चुनाव लड़ेंगे, चाहे आजम खान की बात कर ले या नाहिद हसन की। बिल्कुल, हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है मुल्क की उसमें पूरा विश्वास है और जब किसी व्यक्ति पर दोष लगाया जाता है या उसको अभियुक्त बनाया जाता है तो न्यायालय की निष्पक्षता और स्वतंत्रता का मानक ये होता है कि उस व्यक्ति को भी अपनी बात कहने का अधिकार होता है। हम विधिवत रूप से और अधिवक्ता के माध्यम से दोनों ही तीनों या जो भी इस तरह के लोग हैं जो राजनीतिक प्रताड़ना का शिकार हुए हैं वो अपना पक्ष रखेंगे और न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। बीजेपी से मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर एक तरफ तो खुशी मना रही है बीजेपी के भाई मुलायम परिवार में आपने सेंधमारी कर दी, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बगावत भी देखने को मिल सकती है लखनऊ कैंट को लेकर, जिस तरीके से 4 प्रत्याशी बिल्कुल सीधे मैदान में। एएनबी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है। देखिए, जैसा कि आपने मुद्दा छेड़ा, अभी मीडिया बंधु आप लोग के पास खबर कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी, कुछ चंद मिनट ही बचे हैं। अब रही बात कैंट सीट, तो आपने अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक उपाध्याय जी ने कहा कि प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए वहां से सीट छोड़ने के लिए तैयार। देखिए, मैं पहले इस बात को क्लेरिफाई कर दूं, उन्होंने कहा हमारी पार्टी परिवारवाद से बहुत दूर है। उन्होंने कहा अगर एक परिवार के 2 सदस्यों को, और इस कारण मयंक भैया श्री मयंक जोशी ने भी वहाँ बहुत कार्य किया और इससे पहले भी प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी वहाँ भारी बहुमत से विजय होकर विधायक के रूप में अपनी सेवा दे रही थी और घर घर से पढ़ती। तो उस परिप्रेक्ष्य में कहा कि मैं राजनीति से त्याग पत्र ले लूंगी और अपने बेटे के लिए उन्होंने अपने किए गए कार्यों के अनुसार, क्योंकि वो माननीय विधायिका रही हैं उस क्षेत्र में और क्षेत्र की जनता में काफी लोकप्रिय रही और हमारे श्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मंत्रिमंडल में वह कैबिनेट मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य का सफलतम दायित्व किया और उसके बाद प्रयागराज से सांसद चुने। और रही बात अन्य
कैंट से जो प्रत्याशी हैं, देखिए हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह निर्धारित करेगा कि कौन कैंट से प्रत्याशी होगा। अब रही अपर्णा बिष्ट की बात करूं तो देखिए उससे पहले भी उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिली रही, और चाहे गौशाला हो उसके बारे में देखिए हमारे श्री अखिलेश जी ने बयान भी दिया है, आप पुरानी बाइट उठा के देख सकते हैं। इन्होंने कहा पशु जीवी, देखिए पशु पक्षी से प्रेम करना कोई विवाद का विषय नहीं। और दूसरी बात इनकी पार्टी में, तो मैं इनके लिए यही कहना चाहूंगा, आप इनकी सूची उठा के देखिए, प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक जो सूची जारी, सब पर आपराधिक मुकदमे दर्ज, और जो अभी आपने चर्चा छेड़ी कि जेल से ही, देखिए संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन अब इनको प्रत्याशी ढूंढे। जब आखिर 2 टिकट क्यों दे दिए गए, जब ऐसी स्थिति है कि गैंगस्टर एक्ट में एक बंद है, दूसरा तमाम आरोपों के साथ बंद है, तो ऐसे में टिकट क्यों दे दिए गए ये सीधे तौर पर। और तीसरा जो है वो अभी अभी जेल से छूट के आए हैं, अब्दुल्ला आजम। यही इनका चरित्र है। देखिए इनकी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में, अभी हम बात करते हैं कल की, देखिए कांग्रेस महासचिव के साथ फोटो खिंचाते हुए सभी मीडिया बंधुओं ने फोटो प्रकाशित कर दी, कह रहे हैं देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, देश को बांट देना, जाति धर्म के नाम पर द्वेष फैलाना, यही इनकी नीति। अब इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं। परिवार में आपने देखा कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कुर्सी पाने के लिए अपने पिताजी को कितने शर्ममान रूप से बेइज्जत किया इन्होंने। चचा जी का क्या हाल है ये आपसे छुपा नहीं है। अपर्णा सिंह यादव भी आज हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, तो जो व्यक्ति, आप बताइए, अपना परिवार नहीं संभाल पा रहा और उसको केवल चुनाव में एक अच्छे प्रत्याशी जो बेदाग हो, जो कर्मठ हो, जो योग्य हो, वह नहीं मिल पा रहे। चलिए आरपी उपाध्याय जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर आप सबको मिला रहे हैं, तो जैसे कि आपने सारे छोटे छोटे दलों को लेकर आप बड़ा खेल करने की तैयारी में हैं, लेकिन आपके घर की एक बहू टूट के जाती है, वो भी आपके दर विरोधी पार्टी में। इसको कैसे देखते हैं आप आरपी उपाध्याय जी? देखिए कहीं ना कहीं पब्लिक में एक मैसेज तो जाता है, बिल्कुल, और वो मैसेज जब वो ज्वाइन कर लेंगी अपर्णा तो जाएगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ आप जीत की गारंटी ये लग रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं और दूसरे लोग हमारी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहीं परिवार में मान लीजिए परिवार से कोई भी बहू या बेटा या कोई दूसरा व्यक्ति अगर छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करता है तो पब्लिक में एक परसेप्शन, एक मैसेज जाएगा कि भी सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल। और देखिए मैंने पहले भी कहा कि महत्वाकांक्षी होना व्यक्ति का अधिकार है। महत्वाकांक्षाएं कोई बेमानी नहीं कही जा सकती, लेकिन एक विचारधारा भी है। मान लीजिए हम समाजवादी विचारधारा कहते हैं, तो समाजवादी विचारधारा के परिवार से हैं और आप उसमें इलेक्शन भी आप लड़े हैं समाजवादी पार्टी से, और इसी लखनऊ कैंट सीट से लड़े हैं। हार जीत एक अलग मैटर। तो इसका मतलब ये है कि विचारधारा कोई मायने नहीं रखती है, आपकी अपनी महत्वाकांक्षा ज्यादा मायने रखती है। और मैं ये कहूंगा कि अपने फायदे के लिए आप जनता को भी, विचारधारा को भी और सबको नकार रहे हैं, ऐसा एक मैसेज या जनता इस बारे में यही सोचेगी। तो ये देख रहे हैं कि जो राजनीति में नैतिक पतन जो हुआ है उसी का परिणाम है कि आप जैसे इलेक्शन आता है 5 साल तो आप सब ठीक रहता है, अच्छा लगता है आपको जब तक मलाई मिलती रहती है, और जब आपको लगता है कि भी ये नाव डूबने वाली है या यहाँ से टिकट कटने वाला है, तो आप विचारधारा को छोड़कर अपने निहित स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी में जो भी गए हैं वो कोई विचारधारा के लिए नहीं गए, वो कोई किसी भी दल में कोई जा रहा है तो उस दल के लिए नहीं जा रहा है, उस दल की भलाई के लिए नहीं जा रहा है, जनता की भलाई के लिए नहीं जा रहा है, प्रदेश की भलाई के लिए नहीं जा रहा है। जनता भी बखूबी इन सब चीजों को समझती है, और वक्त आने पर ऐसे लोगों का जो हश्र होता है वो भी किसी से छुपा नहीं, जनता फिर ऐसे लोगों को नकार देती है।
वो देखती है कि ये लोग किसी के नहीं है, किसी विचारधारा के नहीं है, इनको तो सिर्फ अपना स्वार्थ, और मैं तो यूं कहूंगा कि मेरे स्वार्थ के तहत ही इधर से उधर जो पलायन होता है वो इसीलिए होता है। रीता बहुगुणा जोशी भी कांग्रेस में थी, कांग्रेस से छोड़कर वो उन्हें लगा कि भाई नहीं यहाँ ज्यादा अच्छा है, और दूसरी बात हो रही थी देखिए आपराधिक उसकी, तो देखिए लिस्ट उठा के देख लीजिए हर पॉलिटिकल पार्टी सब में दागी है, किस किस पर कितने केस हैं, ये किसी से छुपा नहीं, बिल्कुल नहीं छुपा है। ये बात अलग है कि उंगली एक दूसरे की तरफ उठाते हैं, जब एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठाते हैं दो उंगली आपकी तरफ भी उठती है, अछूता कोई नहीं। और राजनीति का जिस तेजी के साथ अपराधीकरण हो रहा है वो भी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिकता की बात करती हैं और दूसरी तरफ वो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देती हैं, और अपराधी प्रवृत्ति के लोग जीत भी जाते हैं, उसके लिए जनता जिम्मेदार है कि जनता भी उन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जिनको पॉलिटिकल पार्टियां टिकट देती हैं नकार की क्यों नहीं। जनता को भी, जनता का भी जो हमारे दर्शक है उन सबका दायित्व है कि पॉलिटिकल पार्टियां बड़े ही अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दें, लेकिन जनता उन्हें नकारे, जनता उन्हें हराए, जिससे एक मैसेज जाए और एक प्रेशर भी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर बने कि भविष्य में वो जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के आरबी उपाध्याय जी लौटूंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं नगेंद्र सिंह जी, इनको एक जानकारी भी दे देते हैं और इनको अवगत भी करा देते हैं कि अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और थोड़ी देर में हो सकता हो वो बीजेपी की सदस्यता ले लें। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगते नजर आए हैं, जातिवाद के आरोप लगते नजर आए हैं, तो क्या इसकी बलि के रूप में अपर्णा यादव को चढ़ा दिया गया है क्या कि उनको सीट नहीं देंगे तो हम इस परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति से पीछे हट जाएंगे, हमारे ऊपर आरोप नहीं लगेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले भी अपने हिस्से में अपने बात कहते हुए मैंने बताया था कि जो टिकट के लिए दावेदारी लोग कर रहे हैं, जो उनके पैरामीटर हैं, जो उन पैरामीटर में को फुलफिल करेगा उनको समाजवादी पार्टी की। जो आप खबर बता रहे हैं मैं समझता हूँ कुछ खबर है, तो मैं यही कहना चाहूंगा ये अर्पणा जी का ये अपना एक निजी फैसला होगा और देश में बहुदलीय व्यवस्था है और कोई व्यक्ति किसी भी दल की सदस्यता ले सकता है, छोड़ सकता है, किसी को बात नहीं किया जा सकता। हम फिर यही कहेंगे पिछली मर्तबा हमारी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाकर कैंट के लोगों की सेवा के लिए भेजा था, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की अगर वो आपकी सूचना पुष्ट है, अगर वो सदस्यता लेती है तो ये फिर भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि क्या है। दूसरा, हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथी अपराधीकरण की बात को लेकर कह रहे थे और हमारे वरिष्ठ विश्लेषक राजनीतिक भी बड़ी गंभीरता से राजनीति के अपराधीकरण पर चर्चा कर रही थी। ये चर्चा, ये विमर्श आम जन में भी होना चाहिए, राजनीतिक दलों के बीच में भी होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी को ये भी समझना चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा की हम बात करें 403 में से जो ऊपर के जो पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है उसमें पूरा अपराध का लेखा जोखा किस किस्म का अपराध है, तो तकरीबन जो 42 विधायक हैं वो गंभीर संगीन अपराधों में संलिप्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता और सदन में उनके सदस्य कहलाते हैं, उनकी संख्या 35 है। दूसरा, ये अपराध की बात कर रहे थे, परिवार की बात कर रहे थे, तो जहां हम पर ये परिवारवादी होने का आरोप लगा रहे थे, तो हमारी पार्टी में मात्र इसीलिए किसी को टिकट नहीं दिया जाता कि वे उनके परिवार से संबंधित व्यक्ति है। वो जनता के माध्यम से चुनकर आते हैं, जो जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्धता रखते हुए और ऐसा महसूस किया जाता है कि जनता उनको स्वीकार करेगी, उन्हीं लोगों को सिंबल दिया जाता है, पार्टी चुनाव लड़ाती है। और जब अपराधीकरण की बात करते हैं तो आपको गृह मंत्री जी और जो फिलहाल में जो मुख्यमंत्री जी हैं उन पर किस तरह के मुकदमे दायर थे, उन्होंने अपने ही विरुद्ध मुकदमे वापस लिए थे, उस पर भी गौर करनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर बहुत साफगोई से, बहुत सोच समझकर किसी भी विरोधी दल पर आरोप लगाना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी और एक व्यक्तिगत रूप से देश का और प्रदेश का मतदाता
और देश का नागरिक होने के नाते मैं ये कहूंगा भी, इस पर बड़ी गंभीरता से सभी बौद्धिक लोगों को, राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं। जवाब देशबंधु दीक्षित जी, आपराधिकरण पर रोक लगे। नगेंद्र सिंह जी जवाब ले लेते हैं। देशबंधु दीक्षित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे मित्र ने छेड़ा, मैंने कहा था ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी। श्री अपर्णा यादव के राजनीतिक उज्जवल भविष्य की कामना और उनको पार्टी में शामिल होने के लिए बधाई देता हूँ। अब रही बात मुद्दे की, देखिए क्या इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। ये समाज में जाति धर्म की राजनीति का भेदभाव का आकलन हमारे विपक्षियों के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा इससे पहले भी हुआ बबूआ का जोर हुआ, इससे पहले भी 2 राजकुमारों ने साइकिलें उठाई, उस साइकिल का हश्र क्या हुआ ये आप भी जानते हैं। आप बात बताइए, श्री गायत्री प्रजापति और श्री आजम खां आज भी। तो एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की यही है कि अपर्णा यादव अब भगवामय हो गई हैं और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता भी ले ली है और इसी पर चर्चा को जारी रखेंगे और आगे की चर्चा भी हम इसी पर करेंगे। जिस तरीके से सबसे पहले देशबंधु दीक्षित जी आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि अब जो बढ़त मिलेगी है आपको अपर्णा यादव के रूप में, वो किस तरीके से आप देखते हैं और लखनऊ कैंट सीट पर घमासान किस तरीके से छिड़ सकता है? लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, उत्तर प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष देव जी और शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और श्रीमती अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब रही बात मुद्दे की, देखिए हमारे पार्टी में विचारधारा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हम केवल विकास और विकास और विकास, यही 3 मूल मंत्र, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री। विगत 5 वर्ष और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 जब से हमने सरकार बनाई है, हमारी डबल इंजन की सरकार केवल जनहित और लोकहित के कार्यों में रही। दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा यह विपक्षी पार्टियों का कार्य है। खुशी का दिन है और अब दंगा फसाद लेके बैठ गए देशबंधु दीक्षित जी। दंगा फसाद बाद में बात कर लेते हैं। अब ये बता दीजिए मुझे कि लखनऊ सीट पर जिस तरीके से 4 प्रत्याशी पूरी तरीके से मैदान में, 4 दावेदार हैं पूरी तरीके से, अब इस पर कैसे क्या घमासान बैठेगा? क्या अपर्णा यादव का बीजेपी में आना उनके लिए सार्थक साबित होगा? क्या उन्हें लखनऊ कैंट जिससे वो उन्होंने अपने परिवार से बगावत कर ली, क्या छोटी बहू की जिस तरीके से विदाई हो गई है, तो क्या लखनऊ कैंट अब उन्हें दे दिया जाएगा? देखिए, मैं एएनबी के प्रिय दर्शकों को ये जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जो भी प्रत्याशी आएगा समय और इंतजार कर लिए। जैसे अभी आपने ये सूचना और ऐतिहासिक क्षण दिखाया, जो योग्य प्रत्याशी होगा वो हमारा नेतृत्व और हम यह फिर जो है भारी मतों से विजयी होंगे। चलिए भारी मतों से विजय होंगे, लेकिन अब नगेंद्र सिंह जी बड़ी सेंधमारी हो गई है, तो बहुत बड़ी सेंधमारी हो गई थी घर में आके, और जिस तरीके से उरी अटैक हुआ था उसी तरीके से एक अटैक ये हो गया है। जिस तरीके से कोई अटैक नहीं है, ये उनका अपना निजी निर्णय है और एक व्यक्ति के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक महिला के रूप में सम्मिलित हो रही है। ये उनका निजी निर्णय है, समाजवादी पार्टी से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम मुद्दों के साथ चुनाव में हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि इन लोगों के पास मुद्दे नहीं है, हमारे पास मुद्दे हैं। जो किसान के साथ छल किया गया, हमारे पास वो मुद्दा है। जो नौजवान रोजगार को लेकर जिस प्रकार से बेचैन है, हमारे पास वह मुद्दा है। बात कर लेंगे, लेकिन किसी और दिन। आज फिलहाल आरबी उपाध्याय जी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये ऐतिहासिक वाकया हो गया है मुलायम परिवार के साथ कि बहू को ही ले गए साथ। उपाध्याय जी, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, मेरी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी, साफ आ रही है, बिल्कुल। देखिए, कोई किसी पार्टी को ज्वाइन करे इसका अपना निर्णय होता है,
लेकिन इसके पीछे मंतव्य भी कहीं ना कहीं छुपा होता है। अपर्णा यादव को लग रहा होगा कि जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो समाजवादी पार्टी में रहते हुए पूरी नहीं हो सकती, तो वो बीजेपी भी ज्वाइन कर ली। लेकिन आप ये देखिए, अभी बात कर रहे थे विचारधारा की, हमारे मित्र कह रहे थे विचारधारा, कहाँ विचारधारा है? कल जब आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे तब ये विचारधारा कहाँ की? बीजेपी की विचारधारा प्रभावित थे आप, और वहाँ जनता के बीच में क्या बोल रहे थे वो जनता भूल चुकी है क्या? कल तक आप इन्हीं की बुराइयां गिना रहे थे, आज आप इसको अच्छा कहेंगे, तो या तो पहले गलत थे, आज गलत थे, कभी न कभी तो आप गलत थे। और दूसरा, जमीनी कार्यकर्ता बहुत असहज महसूस करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस जमीनी कार्यकर्ता ने माने लखनऊ कैंट सीट पर जब ये समाजवादी पार्टी से लड़ रही थी, तो जनता के बीच में जाकर वो कार्यकर्ता कहता है कि ये ठीक नहीं, हमारा कैंडिडेट अच्छा है और हमारे कैंडिडेट को वोट करिए, और आज वही कार्यकर्ता जाकर कहेगा कि नहीं, अपर्णा जी को वोट करिए, तो क्या तो वो कार्यकर्ता का मनोबल होगा और क्या जनता में महसूस मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं उन कार्यकर्ताओं को। तो कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं एक मद्देनजर रखें, केंद्र बिंदु में रखकर। देखिए, ऐसे लोग आते हैं चले जाते हैं। भाई बीजेपी में पहले तो आपने देखा होगा बहुत सारे नेता आए हैं और वो छोड़ के फिर दोबारा चले गए। तो जो लोगों की, इन लोगों की कोई विचारधारा के प्रति कमिटमेंट नहीं होती है, इनकी कमिटमेंट अपने प्रति होती है, अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति होती है। मेरा ऐसा मानना है, किसी मेरे राजनीतिक दल से, विचारधारा से कोई विरोध या वो नहीं है, लेकिन इस तरह का जो चलन है उसको विचारधारा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। पर्सनल महत्वाकांक्षा के प्रति तो जोड़ा जा सकता है। मैं मानता हूँ वो कहती है मैं प्रभावित थी माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, तो वही जनता भी जानती है कि जब आप प्रभावित थी तो आपको सार्वजनिक मंचों से, जब आप समाजवादी पार्टी से लड़ रही तब आपको बोलना चाहिए था कि भाई मैं तो प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल प्रभावित हूं। 2017 में ही क्लियर हो जाती तो और साफ रहता। तो वो देखिए, इस तरह के मैं मानता हूं कि भी मैसेज जनता में जाता है, लेकिन जनता ये भी जानती है कौन, क्यों और कहां से छोड़कर और कहां जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। बिल्कुल। कोई विचारधारा नहीं है और कोई प्रभावित नहीं होता है। अपने आप और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोग परिवार को दांव पर लगा देते हैं, लोग विचारधारा को दांव पर लगा देते हैं, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, और इसी को राजनीति का व्यवसायीकरण कहते हैं। व्यवसायीकरण कहते हैं। और जिस तरीके से नेपोटिज्म बढ़ता नजर आ रहा है पॉलिटिक्स में, देखिए ये जो बढ़ रहा है, मैंने कहा ना, इसके लिए हम भी जिम्मेदार। हम भी कहीं ना कहीं बड़ा महिमा मंडन करते हैं कि भी एक व्यक्ति इधर से छोड़कर उधर चला गया। अरे भाई, कोई चला गया तो उसके पीछे जो कारण है वो भी बता दें कि भी वो इसलिए गया है कि यार उसे वहां टिकट कट रहा था, या उसको वहां जो महत्वाकांक्षा है वो अपनी पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए छोड़ के। सीधी सीधी बात क्यों नहीं बोलता? न मीडिया सीधी बात बोलता है, न पत्रकार सीधी बात बोलता है, सब महिमा मंडन में लग जाते हैं। जैसे राग दरबारी नहीं गाते थे पहले, वो राग दरबारी हो गया है सब। जबकि जो यथार्थ है, जनता चाहती है यथार्थ जनता के सामने आए। जनता सुनना चाहती है कि क्यों कोई गया, क्यों कोई आया, क्यों किसी ने परिवार दांव पर लगाया, क्यों किसी ने विचारधारा दांव पर लगाया। तो यहाँ कोई परिवार नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा। और फायदा तो फिर व्यवसाय है नहीं, ये कहाँ जनता सेवा है? जनता सेवा तो मैं किसी पार्टी में न रह के भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। जिसको जनता सेवा ही करनी है उसके बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, कोई एक ही माध्यम नहीं होता कि मैं छोड़ के दूसरी पार्टी में जाऊं और अपना भी। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है प्रिय कि देखिए, चेहरे पर जरा सिकन तक नहीं होती है। बिल्कुल। यानी कितने वाटर प्रूफ होते हैं ये लोग कि कल हम क्या कह रहे थे, आज हम क्या। एक नैतिकता का जो तकाजा होता है वो भी कहीं ना कहीं तार तार होता हुआ नजर आता है, वो भी तार तार हो जाता है। उपाध्याय जी, एक और है कि बेटी की विचारधाराएं कुछ हैं और पिताजी की विचारधाराएं कुछ और हैं। विचारधाराएं नहीं है, फिर कहूंगा ये पर्सनल महत्वाकांक्षा है जी। वर्चस्व की लड़ाई है कि ज्यादा से ज्यादा मैं ही ले लूं, दूसरे को कुछ न मिले।
कमाऊं तो मैं कमाऊं, पद मिले तो मुझे ही मिले और मेरे परिवार को मिले। बाहर वाले बस झोला उठाते रहें, पोस्टर लगाते रहें और मेरे लिए काम करते रहें। क्या शब्द दूं मैं, वो शब्द भी मेरे पास नहीं है। इन सब परिस्थितियों में जिस तरीके का एक चलन और मजाक कहूंगा मैं इसे, बिल्कुल मजाक ही तो है। बिल्कुल। चलिए कहीं कोई सिकन तक चेहरे पर नहीं होती है और बड़ी साफ गोई से हम ये कहते हैं कि हम विचारधारा से प्रभावित थे, हम इससे प्रभावित थे, चाहे वो इधर गया चाहे वो उधर गया। जनता जो सर्वोच्च अदालत है जनता की, उसमें क्या मैसेज जा रहा है, वो जनता क्या कहेगी, वो कार्यकर्ता जो कल तक मेरे साथ लग रहा था वो क्या कहेगा, सब चीजें बेमानी हो जाती हैं। चलिए आरबी उपाध्याय जी लौटूंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले देशबंधु दीक्षित जी आपसे एक छोटा सा 10 सेकंड का कमेंट ले लेते हैं और उसके बाद नगेंद्र सिंह जी आपके पास। देशबंधु दीक्षित जी। जी बिल्कुल। हाँ देखिए, सबसे पहले उपाध्याय मैं आपकी एक बात का बहुत पुरजोर विरोध। आप बताइए, आपने विचारधारा की बात, किसी को गैस थे, किसी को किसान सम्मान निधि, किसी बालिका के लिए जो है सुरक्षा की, कौन सा निजी फायदा हमारे प्रधानमंत्री। और दूसरी बात आप कहते हैं महत्वाकांक्षा मुद्दे पर बात कर लेते हैं। 10 सेकंड का समय मैंने आपको इसलिए दिया था क्योंकि हमारे पास समय कम है। और छोटा सा कमेंट ले लेते हैं, आज की जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है किस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे, क्या लखनऊ कैंट पर घमासान जारी रहेगा? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा था। और आपने राजनीतिक व्यवसायीकरण, अगर देश सुधारना है तो कुछ लोगों को काजल की कोठरी में तो आना ही पड़ेगा। और ये देश जो 70 सालों में इन्होंने काली कोठरी में, काजल की कोठरी में आते आते खुद भी काले हो जाएंगे। काजल की कोठरी में आते आते खुद भी काले हो जाएंगे। बिल्कुल, अंदर से बाहर निकलेंगे तो काले होकर निकलेंगे या सफेद होकर निकलेंगे। और रही बात, मेरी बात है, जी मैंने प्रधानमंत्री की बात नहीं की, दाग है, मैं उसकी बात कर रहा था जो लोग दल बदल करते हैं। कौन सा दाग है? और रही बात उपाध्याय जी, महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं। चलिए नगेंद्र सिंह जी एक 10 सेकंड का कमेंट। नगेंद्र सिंह जी एक 10 सेकंड का कमेंट रखे। दीक्षित जी समय कम है, एक 10 सेकंड का कमेंट दे दीजिए नगेंद्र सिंह जी इसी पर। नगेंद्र सिंह जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? निर्माण के लिए 11 लाख का खर्चा हो, चाहे उनकी सुंदर चलिए एक कंक्लूजन ले लेते हैं राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय जी से 10 सेकंड का। आरबी उपाध्याय जी। अरे भाई इतने मैंने प्रधानमंत्री को मिला देना। अरे सुन लें। चलिए आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और फिलहाल अभी भी सवाल यही है कि लखनऊ कैंट में जिस तरीके से अब अपर्णा यादव भी बीजेपी से कूद पड़ी हैं, तो अब क्या कुछ देखने को मिलेगा हमें लखनऊ कैंट में और किसकी आखिर सीट होगी? क्या बीजेपी में जो बढ़त हुई है उसको किस तरीके से तमाम जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, किस तरीके से देखते हैं? फिलहाल लखनऊ कैंट में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।